नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई, चाहे प्रतिबंध लगे या साजिश हुई। जो अच्छा है, जो कम अच्छा है, सब हमारा है। ये मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े फैसलों सहित बड़े फैसलों को दी गई मंजूरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती बैठे ने कहा, डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाने की सलाह दी, इसलिए एडमिट हुए, उनकी हालत स्थिर। वोटों पर आए पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी बीसीसीआई से मांगी माफी, कहा जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ट्रॉफी मेडल लौटाने से मोहसिन नकवी का इनकार। बिहार में एसआईआर के बाद वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी। मतदाता 6% घटकर 7.42 करोड़ हुए। 69 लाख नाम हटाए गए। लौटते मानसून में भी हुई ताबड़तोड़ बारिश। आईएमडी ने दी अक्टूबर में बाढ़ जैसे हालातों की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर है, जहां दशहरा दीपावली पर योगी सरकार का तोहफा सामने आया है। ईपीएसआरटीसी की एसी बसों में 10% तक कम होगा किराया। जनरथ, पिंक, शताब्दी और वोल्वो बसों पर छूट लागू रहेगी। अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए यह तोहफा दिया गया है। चालक परिचालकों को काउंसलिंग के जरिए किया जा रहा है प्रेरित। यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने का योगी सरकार का संकल्प, जिसकी वजह से त्योहारों पर यूपीएसआरटीसी की तरफ से ये तोहफा दिया जा रहा है। अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। यूपीएसआरटीसी की एसी बसों में जो है 10% किराया, त्योहारों पर 10% किराए में कटौती की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में कल होगा रावण दहन। 65 फीट के रावण के पुतले का इस बार दहन होगा। रावण दहन से पहले करीब 1.5 घंटे होगी आतिशबाजी। 12,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। रावण दहन कार्यक्रम में सांसद दिनेश शर्मा पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य को भी निमंत्रण दिया गया है। रावण दहन से पहले करीब 1.5 घंटे होगी आतिशबाजी। बारह 12,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें, रावण दहन कार्यक्रम में सांसद दिनेश शर्मा पहुंचेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है। आपको बता दें, पीएससी के दारोगा प्रमोशन पाकर बने इंस्पेक्टर। उप निरीक्षकों का पीएससी में दल नायक के पद पर प्रमोशन हुआ है। 120 पीएससी उप निरीक्षकों का प्रमोशन का आदेश जारी हुआ है। पीएससी मुख्यालय ने जारी किया है प्रमोशन का आदेश। तो पीएससी मुख्यालय ने जारी किया है प्रमोशन का आदेश। तो लखनऊ से अहम खबर, पीएससी के दारोगा प्रमोशन पाकर बने हैं इंस्पेक्टर। उप निरीक्षकों का पीएससी में दल नायक के पद पर प्रमोशन हुआ है। 120 पीएससी उप निरीक्षकों का प्रमोशन कर उनको निरीक्षक बनाया गया है। पीएससी मुख्यालय ने जारी किया प्रमोशन का आदेश। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमले का मामला। डीआईजी कारागार लखनऊ रेंज डॉक्टर रामधनी का बयान सामने आया है। गायत्री प्रजापति ने अपशब्द बोले थे, इसलिए दूसरे बंदी ने हमला किया था। दूसरे बंदी विश्वास ने हमला इसलिए किया था क्योंकि उसको गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अपशब्द बोले थे। हमलावर ने अलमारी में लगे लोहे के पटरे से हमला किया था। कोई साजिश नहीं है, यह आकस्मिक घटना है, डीआईजी जेल ने जानकारी दी। दिनांक 30/9/25 की सायंकाल जिला कारागार लखनऊ में 2 बंदियों विश्वास व पूर्व विधायक गायत्री प्रजापति के बीच विवाद हो गया था, जिसमें पूर्व विधायक द्वारा अपशब्द कहने पर आक्रोशित बंदी विश्वास ने अलमारी के नीचे की लोहे की पटरी से चोट पहुंचाया। इसमें किसी प्रकार की कोई साजिश प्रकाश में नहीं आई है। विभागीय जांच की जा रही है।
बढ़ेगी अगली खबर की ओर ललितपुर से। अगली अहम खबर है जहां ट्रक की टक्कर से मां बेटे की मौत हुई है। बाइक सवार मां बेटे की दर्दनाक मौत हुई, जबकि बहू गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल बहू को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ट्रक चालक घटना के बाद ट्रक सहित मौके से फरार हुआ है। पुलिस ने मृतकों के 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। सदर कोतवाली के अमरपुर गल्ला मंडी के पास की यह घटना बताई जा रही है। ट्रक चालक घटना के बाद मौके से फरार हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां ऑनलाइन गेम में बच्चे से ठगी का यह मामला। 6ठी क्लास के बच्चे से 13 लाख की ठगी की गई। ठगी के बाद बच्चे ने कर ली थी खुदकुशी। साइबर फ्रॉड व आत्महत्या का हुआ था सनसनीखेज मामला। मोहनलालगंज के 14 वर्षीय यश कुमार ने दी थी जान। पिता ने दर्ज कराई थी FIR। बैंक स्टेटमेंट में संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर कराई थी FIR। ऑनलाइन गेम के जरिए 13 लाख की हुई थी ठगी। आरोपी ने मृतक से लगातार रखा संपर्क। ईमेल पासवर्ड लिए 21 वर्षीय सनत गोराई झारखंड से किया गया है गिरफ्तार। ठगी की रकम बरामद की गई है। पुलिस अब पूछताछ कर रही है। DCP दक्षिण लखनऊ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। देखिए, दिनांक 15 सितंबर को थाना मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ में एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें यश यादव एक 14 वर्षीय लड़का, इसने जिसको ऑनलाइन गेमिंग की आदत थी, इसने कुछ पैसे हारने के बाद इसने आत्महत्या कर ली थी। इसमें पुलिस ने इनके खातों की जांच चालू करी। इसमें से कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस लगे थे, जिसके बाद इसके मृतक के पिता की तहरीर पर हमने अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत करा था। इसमें थाना मोहनलालगंज और साइबर क्राइम टीम को सफलता हासिल हुई है। इसमें हम लोगों ने जब विवेचना करी तो हमको पता लगा कि लगभग 3.25 लाख रुपए ये गेमिंग ऐप में अपग्रेडेशन के नाम पे इसने पेमेंट कर रखा था। इसके अतिरिक्त जो इसके पिता के खाते से लगभग 14 लाख से ज़्यादा रुपए गए थे, उसमें इसने 2 व्यक्ति, जो कि एक झारखंड का सिंहभूम का रहने वाला है और बाकी एक बिहार का रहने वाला, उनके खातों में गया था, जिसके बाद इसने सुसाइड अटेम्प्ट करा था। रुक करेंगे मेरठ से अहम खबर, जहां सिविल लाइन थाने में भाजपाइयों का हंगामा देखने को मिला है। मारपीट की गई है हंगामा और मारपीट हुई। मेले में ठेला लगवाने को लेकर हुआ विवाद। पार्षदों में विवाद हुआ। दिव्यांग सुफियान का ठेला लगवा रहे क्षेत्रीय पार्षद। दूसरे पार्षद उत्तम सैनी ने ठेला लगाने का विरोध किया। पुलिस पार्षद उत्तम सैनी समर्थकों को थाने ले आई। थाने पहुंचे समर्थकों ने किया जमकर हंगामा। थाने में पुलिस से अभद्रता व धक्का मुक्की की गई है। पार्षद समर्थक जबरन हवालात में जाकर बैठे। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने थाने पहुंचकर मामला सुलझाया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। एरिया पड़ता है। यहाँ पर 2 ठेले लगाने को लेकर विवाद था, जिसमें 2 पक्षों के बीच में आपस में कहा सुनी एवं हाथापाई हुई थी, जिसको लेके पुलिस द्वारा इनको थाने पे लेके आया गया था, जहाँ पे इनके कुछ लोग यहाँ थाने पे आए थे और इन दोनों ही पक्षों का आपस में समझौता हुआ है। समझौता होने के बाद शांति व्यवस्था कायम है। ये लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पे जा चुके हैं। नहीं, ये स्टार्टिंग में लगाया गया, फिर इनको क्लियर कर दिया गया कि पुलिस जो लेके आई थी, इनके बीच में आपस में मारपीट हुई थी, जिसके चलते इन दोनों ही पक्षों को थाने लेके आया गया। मामला ये था, सूरजकुंड पे नगर निगम का बाजार है, उसमें लोग बाग सड़क पर ठेले लगा के अपना व्यापार करते हैं। तो 2 गरीब लोग जो ठेला लगाते हैं, एक छोले भटूरे का ठेला है और एक सोडा वाटर का ठेला है, वो दोनों अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन वो जो लगाते हैं तो वहाँ रास्ता है पार्किंग का, उस पार्किंग में व्यवधान होता है। मेला लगने वाला है दशहरे का, तो उनको ये कहा गया कि 2 दिन बाद ठेला लगाना, तुम 2 दिन तक मत लगाओ। तो दोनों को मना किया गया। उसमें से एक तो मान गया और एक नहीं माना, वो आ गया और उसने लगा लिया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया। मैच में ऑस्ट्रेलिया ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की ए टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला गया। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इंडिया ए ने कमाल का प्रदर्शन किया और एक तरफा अंदाज में बाजी मारी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 400 से ज्यादा रन बनाए और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 250 रन का आंकड़ा नहीं छूने दिया। इसी के साथ इंडिया ए ने इस सीरीज में
1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले हुई ओपनिंग सेरेमनी में कानपुर सांसद रमेश अवस्थी, वेन्यू डायरेक्टर संजय कपूर, रेफरी और एम्पायर मौजूद रहे। सेरेमनी में घंटा बजाकर और गुब्बारे उड़ाकर मैच की शुरुआत की गई। भारत ए की ओर से ओपनिंग प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने की है। गौरतलब है कि मंगलवार देर रात लगातार हुई बारिश के चलते मैच के शेड्यूल पर संकट खड़ा हो गया था। निरीक्षण के बाद मैच रेफरी ने बड़ा फैसला लेते हुए मुकाबले को बुधवार को बिना दर्शकों के मौजूदगी में कराने का निर्णय लिया। ग्रीन पार्क के सारे वॉलंटियर्स इन्होंने कड़ी मेहनत की। ग्राउंड तैयार है अगले दिन मैच में। 16 घंटे बारिश होने के बाद सारे कानपुर वासियों को, सारे मीडिया कर्मियों को, उन्होंने इस मैच को सपोर्ट किया और ग्रीन पार्क की जीत हुई है। आप सबको इसकी बधाई और ग्रीन पार्क को बधाई। शुरुआत किस तरीके की गई मैच की? घंटे बजा के की गई, किस शुरुआत की गई? पारंपरिक तौर पे हम लोग जैसे तैयारी करते हैं, घंटा बजा के गुब्बारे उड़ाकर शुरुआत। सर कल जो मैच में पास मिले थे बच्चों को और टिकटें मिली थी जो देखने आए थे, वो नहीं आज कल दे पाए हैं, तो आगे क्या है? आगे 3 तारीख और 5 तारीख में वो रीइंबर्स कर सकते हैं। रीइंबर्स का मतलब स्वैप कर सकते हैं, स्वैप का मतलब बदल सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर स्थित प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में उस समय सनसनी फैल गई जब केमिकल इंजीनियरिंग के एक फाइनल ईयर छात्र का शव उसके हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतक छात्र की पहचान धीरज सैनी 22 वर्षीय के रूप में हुई है, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का निवासी था। धीरज IIT कानपुर से बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र था और हॉस्टल नंबर 1 के रूम नंबर 123 में रह रहा था। धीरज का कमरा 2 दिनों से बंद था, जिससे उसके साथियों को संदेह हुआ। तीसरे दिन कमरे में बदबू आने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस सूचना पर पहुंची। कल्याणपुर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां धीरज का शव फंदे से लटका मिला। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। साथ ही छात्र के मोबाइल और कमरे से मिले अन्य सामान की जांच की जा रही ताकि आत्महत्या के पीछे की वजह साफ हो सके। संस्थान की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन छात्रों में घटना को लेकर शोक की लहर है। बाराबंकी जिले के थाना जैदपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोथरी में एक मजदूर ने संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान अशोक कुमार के रूप में हुई है, जो भीम आर्मी से जुड़ा हुआ था। घटना के बाद गांव और क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों ने पुलिसकर्मियों और विपक्षियों पर उत्पीड़न व धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार अशोक कुमार का 25 सितंबर को गाँव के ही रामू नामक व्यक्ति से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद जैदपुर पुलिस ने अशोक पर मुकदमा दर्ज किया था और उसके बेटे को 151 में चालान कर दिया था। इसके बाद से ही अशोक मानसिक रूप से तनाव में था। घटना की जानकारी मिलने के बाद ASP रितेश कुमार सिंह और CO सौरभ श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। अशोक कुमार के बेटे द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच की दिशा तय की जा रही है। राजधानी लखनऊ के थाना मोहनलालगंज एवं साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारकर आत्महत्या किए जाने की घटना से मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर तहरीर के बाद सातिर अभियुक्त सनत गोराई पुत्र प्रभास गोराई निवासी 142 मुस्लिम बस्ती राज स्टेट घाटशिला थाना घाटशिला जनपद पूर्वी सिंहभूमि झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। निपुण अग्रवाल पुलिस उपायुक्त ने दक्षिण लखनऊ आपको बता दें उपायुक्त दक्षिण लखनऊ ने बताया कि थाना मोहनलालगंज क्षेत्र के ग्राम धनुआसाड़ निवासी यश कुमार पुत्र सुरेश कुमार उम्र 14 वर्षीय आत्महत्या उनके द्वारा कर ली गई थी। जब मृतक के पिता सुरेश द्वारा अपना बैंक स्टेटमेंट देखा गया तो कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाए गए, जिसके उपरांत मृतक के पिता सुरेश कुमार की तहरीर के आधार पर थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। मोहनलालगंज व साइबर सेल पुलिस टीम की जांच में ये तथ्य सामने आया कि मृतक फ्री फायर मैक्स ऑनलाइन गेम खेल रहा था। इसी गेम के माध्यम से अभियुक्तों द्वारा उसे अपने जाल में फंसाकर लगभग 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी।
जी ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए एक लड़के ने मोहनलालगंज में हत्या कर ली थी, उसका पुलिस ने खुलासा किया है और क्या मामला रहा है पूरा, हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी दक्षिणी नुपुर अग्रवाल जी हैं, बात करते हैं। सर जो खुलासा किया है जिस तरह से बच्चे ने हत्या की थी, क्या मामला था पूरा? जैसे दिनांक 15 सितंबर को थाना मोहनलालगंज में यश यादव नामक एक नाबालिग लड़के ने जो कि गेम खेलने का आदी था, इसने आत्महत्या कर ली थी। इसमें तत्काल ही पुलिस ने जांच गठित कर दी थी और जितने भी बैंक खाते थे उनकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हम निकाल रहे थे। कुछ संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शंस के बाद हमने मृतक के पिता की तहरीर पे 26 तारीख को सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया था। इस विवेचना के क्रम में हमको 2 लोग हमने इसमें एक लड़का जिसका नाम संत गुरैया जो कि सिंगभूम झारखंड का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करा है और एक और नाबालिग लड़के के खिलाफ भी कार्रवाई करी जा रही है। और इन लड़कों ने अपनी गेमिंग आईडी जो है वो बेचने के नाम पे मृतक के साथ ठगी करी थी और पैसे लेने के बाद भी जब उसको गेमिंग आईडी नहीं दी थी उसके से शुद्ध होकर इसने आत्महत्या कर ली। हमारे साथ डीसीपी साहब थे, उन्होंने बताया कि हम लोग अपील भी कर रहे हैं जो नाबालिग बच्चे हैं लगातार गेम खेल रहे हैं उनके पेरेंट्स से कि सतर्क रहें। इसको लेकर के लगातार पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। कहीं न कहीं जो ये हादसे हो रहे हैं इन पर लगातार पुलिस एक्टिव है। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां मौदहा कस्बे में पुलिस की सजगता से माहौल खराब होते होते टल गया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट अपलोड करने वाले सहित 6 लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आशिफ नाम की सोशल मीडिया आईडी एक भड़काऊ पोस्ट अपलोड की गई थी। इस आईडी पर पोस्ट के जरिए लोगों से कस्बा स्थित बड़ा चौराहा पर एकत्र होने की अपील की गई थी। पोस्ट का संज्ञान लेकर पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और बड़ा चौराहा पहुंचकर भीड़ एकत्र होने से रोका। डिप्टी एसपी मौदहा विनीता पहल ने बताया कि 6 ज्ञात सहित कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 29/9/2025 को विभिन्न सूत्रों से थाना मौदहा को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग बिना परमिशन के झूठी अफवाहें फैलाकर कोई प्रोसेशन निकालने जा रहे हैं। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत त्वरित संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाना मौदहा में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बांदा से है, जहां शारदीय नवरात्रि की नवमी पर श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजन अर्चन करते हुए माता रानी को नम आंखों से भावभीनी विदाई दी। इस दौरान शहर के अलग अलग इलाकों में नवरात्रि के बीच पिछले कुछ दिनों से सजे दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा अर्चना जारी रही। बीती रात बारिश का सिलसिला जारी रहने के बाद भी सुबह पूजा पंडालों में देवी प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां शुरू नजर आई। तमाम स्थानों से शुरू हुई दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्राओं की गंतव्य शहर की सीमा पर बहने वाली के नदी की ओर रहा। शोभा यात्राओं में शामिल श्रद्धालु एक दूसरे पर अबीर गुलाल उड़ाते हुए डीजे की धुन पर डांस करते हुए के नदी की ओर बढ़े। नदी तट पर पहुंचकर देवी प्रतिमाओं का प्रशासनिक निर्देश पर विसर्जन किया गया। आगरा के बिजली घर स्थित रामलीला मैदान में इस बार दशहरा पर रावण का पुतला न केवल 120 फीट ऊंचा होगा, बल्कि वह तलवार घुमाता, आंखों से अंगारे निकालता और नाभि से अमृत बरसाता भी नजर आएगा। इस भव्य पुतले को मथुरा के मुस्लिम परिवार ने 1.5 महीने की मेहनत से तैयार किया है, जो पिछले 4 दशकों से रामलीला के लिए पुतले बनाते आ रहे हैं। 5वीं पीढ़ी के आमिर अली अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार कर रहे हैं। रावण का पुतला रिमोट से नियंत्रित होगा, जिसमें घूमता चक्र, हस्ती ढाल और मुख से ठहाके जैसी विशेषताएं होंगी। इस बार सोने की लंका भी विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। रामलीला का मंचन मुरादाबाद की मंडली करेगी और दशहरा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा नवरात्रि की नवमी पर आयोजित कार्यक्रम में 21 छोटी कन्याओं का सम्मान करते हुए पुष्प वर्षा की गई। हालांकि जिला प्रशासन ने मिशन शक्ति के तहत आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कन्याओं को सम्मानित किए जाने की बात कही। इसके बावजूद विपक्षियों द्वारा दबी जुबान कन्या पूजन को लेकर घेरेबंदी शुरू कर दी गई। ये बात दूसरी है कि अभी कोई नेता खुलकर बयान नहीं दे रहा है। पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करने का सिलसिला जारी है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान का जिले के दौरे पर आई थी। प्रशासन के द्वारा जिला मुख्यालय पर आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोग अध्यक्ष
मुख्य अतिथि उनको बनाया गया। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची दोनों अतिथि जिम्मेदारों ने मौके पर मौजूद 21 छोटी छोटी बच्चियों को देखकर स्वयं को रोक नहीं सकी और पुष्प वर्षा करने लगी। ये जो कन्या पूजन का प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये उसकी परिणति है नवरात्रों की। 22 सितंबर से ये प्रोग्राम शुरू किया गया था महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। जो मिशन शक्ति का 5वां फेज है वो शुरू हुआ था। इसके तहत पर डे जिस दिन से भी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है उस दिन से रोज पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जिसमें 28 विभाग शामिल हैं, सबके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है और लगभग 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं तक अभी हमने ये जो पैम्पलेट हैं ये सब पहुंचाए हैं और उनको जागरूक किया गया है। जो विभिन्न योजनाएं हैं, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और निर्देश के क्रम में मिशन शक्ति 5 का शुभारंभ किया गया था। इसमें महिलाओं तथा बच्चों को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन बनाना, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम लगभग 24 दिसंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में अलग अलग, जैसे नवरात्रि के समय अलग अलग कार्यक्रम किया गया है। मिशन शक्ति के अंतर्गत 8 प्रकार के जो कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल भी ब्लॉक में लगभग 1500 बच्चों का कन्या पूजन किया गया है। देखिए, मिशन शक्ति है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोचना है सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, तो निरंतर ये काफी दिनों से हमारे यहाँ चल रहा है कन्या पूजन। लेकिन क्योंकि नवरात्रि है तो इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और आज महानवमी की मैं पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि नवरात्रि में तो आप देखते हैं कि पूरे 9 दिन महिला शक्ति ही पूजा होती है, चाहे वो धन के रूप में है, चाहे वो विद्या के रूप में है, चाहे वो शक्ति के रूप में है, सारे रूपों में महिलाओं की पूजा होती है। और मैं कहूँ क्योंकि ये सनातन धर्म की बहुत पुरानी परंपरा है, यहाँ महिलाओं की हमेशा पूजा की गई है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत को तो माँ के नाम से, भारत को भी माँ के नाम से जाना जाता है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और समाज में बेहतर योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से सेक्टर 108 स्थित नोएडा पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों और कार्यक्रम क्षेत्र से जुड़ी कई हस्तियों की मौजूदगी में कार्यक्रम को विशेष बनाया गया। मुख्य अतिथि में ज्वाइंट सीपी अजय कुमार, ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण और डीसीपी प्रीति यादव शामिल रहे। महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। मिशन शक्ति का आज एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम यहाँ सेक्टर 108 में कमिश्नरेट के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य किए हैं। वो सभी लोग इकट्ठा होकर इस मिशन शक्ति के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। जो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये 3 कीवर्ड्स के साथ इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर लगातार इस ओर सक्रिय है, क्रियाशील है। चाहे एंटी रोमियो स्पैट्स की बात हो, चाहे बीट पुलिस अधिकारियों की बात हो, चाहे मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की बात हो, लगातार ये सारे चीजें संकलित होकर अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रही है। किसी भी प्रकार की घटना, महिला संबंधी अपराध में कमिश्नरेट पुलिस तत्काल प्रतिक्रिया करके उस पर कार्रवाई इंश्योर करती है और कठोरतम कार्रवाई इंश्योर हम लोग करते हैं। आज जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, प्रशंसनीय कार्य किए हैं। आज उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस और विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न विद्यालय, विभिन्न एनजीओ, सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, लगातार इस पे जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जो इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उस पर हम लोग लगातार सक्रिय हैं, सतत हैं और इसको हम लोग आगे भी ले जाएंगे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जिले के रामगांव थाना क्षेत्र के निंदुनपुरवा टिपराहा गांव में बुधवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। खेतीबाड़ी और पशुपालन करने वाले किसान विजय कुमार ने पहले दो किशोरों की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद खुद को, अपनी पत्नी एवं 2 बेटियों के साथ कमरे में बंद कर आग के हवाले कर लिया। इस दर्दनाक अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 मवेशी भी जिंदा जलकर मौत के आगोश में पहुंच गए। जानकारी के अनुसार सुबह किसान विजय कुमार ने खेत में लहसुन की बुवाई के लिए गांव के 2 किशोरों सूरज यादव और सनी वर्मा ओम प्रकाश को अपने घर बुलाया। दोनों किशोरों ने नवरात्र का अंतिम दिन होने और घर में काम अधिक होने की बात कहकर खेत में काम करने से मना कर दिया। इस बात से गुस्साए विजय ने अपने आंगन में ही धारदार हथियार से दोनों पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों किशोरों की हत्या के बाद विजय कुमार ने अपने होशो हवास खो दिए। वह अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने कमरे में आग लगा ली। पुलिस को आज 11 बजे एक सूचना मिली कि रहा गांव में एक घर में आग लग गई है, और इस दुर्घटना की सूचना पर पुलिस जब पहुंची तो यहाँ मौके पर जो है वो घर का गेट बंद मिला और आग लगी हुई थी। घर के गेट को खोला गया तो वहाँ 2 कमरे हैं। एक कमरे में 2 बच्चों की और अगले कमरे में 4 लोगों की लाश मिली और कुछ मवेशियों की भी लाश मिली। जो प्रथम दृष्टया घटनास्थल के निरीक्षण से ये हम लोगों को ऐसा जानकारी मिली है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने 40 दुकान किदवई नगर बाजार से जीएसटी की घटी दरों के छूट का लाभ ग्राहकों को देने के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी व प्रभु हनुमान जी के साथ आग्रह अभियान का आयोजन करते हुए बाजार में घूमकर व्यापारियों से आग्रह किया और ये प्रदेश स्तरीय अभियान जारी रहने की बात कही। पुरानी व नई रेट लिस्ट टीटू हैंडलूम 40 दुकान से शुरू करके पूरी 40 दुकान में बाजार में व्यापारियों से पुरानी व घटे टैक्स की नई रेट लिस्ट लगाने का भी आह्वान किया गया। प्रतीकात्मक स्वरूप भगवान श्री राम जी ने कहा कि जीएसटी टैक्स छूट का लाभ देकर राम राज्य की स्थापना करें। आग्रह अभियान के दौरान भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने कहा कि हम व हमारा संगठन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जीएसटी में टैक्स छूट से भारी राहत देने का आभार प्रकट करते हैं। कानपुर सहित पूरे प्रदेश में व्यापारियों से 22 सितंबर के बाद जीएसटी में टैक्स की दरों में कमी की छूट का लाभ ग्राहकों को देने के लिए व्यापारियों से आग्रह अभियान चला रहे हैं और व्यापारियों से आग्रह के साथ अपील कर रहे हैं कि वह ग्राहकों को टैक्स छूट का लाभ दें और पुरानी व 22 सितंबर के बाद की टैक्स छूट से घटी कीमतों की नई रेट लिस्ट भी अपनी दुकान के बाहर लगाएं, जिससे ग्राहकों को टैक्स छूट का लाभ दिखाई दे। आग्रह अभियान कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक शुक्ला, प्रखर श्रीवास्तव, राकेश सिंह, देवराज जोशी, श्याम सिंह, अंजनी मिश्र, सौम्य मिश्र, मनीष अग्रवाल, विनीत गुप्ता, पवन खत्री, सुभाष वर्मा, सुनील गर्ग, अरुण गर्ग आदि मौजूद रहे। और आज इस मार्केट में घूमने का अभिप्राय हमारा यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो छूट का लाभ दिया है, जीएसटी कम किया है, उसको लेकर के ग्राहकों में बड़ा प्रसन्नता है। हम सभी को प्रसन्नता है कि हमारे देश की सरकार हम सभी के हित में कार्य कर रही है, राम राज्य की स्थापना वास्तव में स्थापना कर रही है। आज हम लोग राम, लक्ष्मण और हनुमान के रूप में इस बात को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं और हम दुकानदार भाइयों से भी चाहेंगे कि सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाली जो छूट है उसको प्रत्येक ग्राहक तक, कस्टमर तक पहुँचे, प्रत्येक कस्टमर को इसका लाभ मिले। देखिए, 15 अगस्त को मोदी जी ने जो एक आह्वान किया था या घोषणा करी थी, 22 सितंबर से वो लागू हो गया। 3-4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें निर्णय हुआ कि टैक्स 28, 18 और 12-5 ये 4 दरें हैं। 28 को 18 में और 12 को 5 में कर दिएगा। 2 दरें हैं वर्तमान में, 18 और 5। जो टैक्स कम हुआ है उस टैक्स को व्यापारी ग्राहकों को लाभ दे, इसी अभियान को लेकर आज हम भगवान राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ निकले हैं। वो भी अपील कर रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं कि व्यापारी समाज ग्राहकों को टैक्स छूट का लाभ दे।
बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। हरियाणा की खबरों का अब रुख करते हैं। बल्लभगढ़ में दशहरा के त्योहार पर इस बार रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए हैं। रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने वाले यूपी से आए कलाकार मोहम्मद इकबाल खान ने बताया कि वह पिछले 1 महीने से इन पुतलों का निर्माण कर रहे थे और अब ये पुतले बनकर तैयार हो गए हैं, जिन्हें कल सुबह दशहरा मैदान बल्लभगढ़ में खड़ा कर दिया जाएगा। और इस बार इसमें लाइटिंग का विशेष प्रबंध किया गया है, जिससे उनकी भव्यता कई गुना बढ़ जाएगी। तारीख से ये बहुत बढ़िया हो रहा है दशहरा जी। तो कौन कौन से पुतले बनाए गए? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। कितने कितने फुट के हैं? रावण की लंबाई है 60 फुट की, कुंभकर्ण के 55 फुट और मेघनाथ के 50 फुट। तो क्या कुछ खास है आपके बार रावण पुतले? हाँ, खास ये है कि आपके जो है थोड़ा सा उसमें काम बढ़ा दिया कि लाइट वाइट लगेंगी और रात बहुत सुंदर दिखाई देगा। अच्छा है। अच्छा। हाँ। तो कितने समय लगता है वैसा इनको बनाने में? 1 महीना लग जाए हम पूरा। 10 आदमियों को, कारीगर की जरूरत है? 10 आदमियों को 1 महीना। जी हाँ। कब से बना रहे हैं आप? हमें हो गई जी 3 पीढ़ी हो गई हमें तो इसमें काम करते करते। दादा हमारे इस काम करे, बाप हमारे इसको करे, अब हम कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा कुरुक्षेत्र के एक निजी पैलेस में मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि पॉलिसी बनाने के बाद समय समय पर उसमें सुधार की जरूरत होती है। ये सुधार किसानों से बातचीत कर किए जाते हैं, क्योंकि हमारी सरकार का उद्देश्य है किसानों को फायदा पहुंचाना। आज मेरी पॉलिसी मेरे हाथ प्रोग्राम था ये, क्योंकि हर काम अपने आप ही करना पड़ेगा। पॉलिसी हो चाहे कोई योजना हो, सरकार तो मददगार है, सरकार हमेशा मदद पे है और किसान को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। आज किसानों की बैठक थी, जो हमारे शिवराज चौहान जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका भी आदेश है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी, नायब सैनी जी का। हम किसानों के पक्ष में हमेशा फैसले करते आए, करते रहेंगे। तो किसानों से शिकायत भी जो की बातचीत भी की आपने, उनकी बात सुनी, उनकी दिक्कत है वो दूर करेंगे। अगली खबर की ओर कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां खबर आपको बता दें, पार्क में हर साल की तरह इस बार भी विजयादशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आयोजन की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बार 65 फुट ऊंचा रावण, 60 फुट ऊंचा कुंभकर्ण और 55 फुट के मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे। विशेष बात यह है कि हर साल की तरह पिछले 45 वर्षों से उत्तर प्रदेश से आए 18 कारीगर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने बड़ी ही परंपरा के साथ पुतलों को अंतिम रूप दिया। अध्ययन की प्रक्रिया इस बार रिमोट कंट्रोल से की जाएगी। पूरी तैयारियां चल रही है। रावण तीनों पुतले बन गए, लंका भी बन गई, तैयार हो गई है। कल सवेरे 6 बजे दशहरा ग्राउंड थीम पार्क में पहुंच जाएंगे हम लेकर। कितने फुट के पुतले हैं? और रावण 65 फुट का है, 60 फुट का मेघनाथ, कुंभकर्ण 50 फुट का है। तो बनाने में कितना समय लगा? इसे बनाने में 15 से 20 दिन लगे हैं, 20 से 15 दिन तक लगे हैं इन्हें बनाने में। कितने कारीगर इसमें लगे आप? इसमें 18 कारीगर थे, काम कर रहे थे जो। और कितना बांस लगाया, कहाँ से लेके आते हो सामान? क्या ये मेरठ से आता सारा सामान, कारीगर भी मेरठ से आते हैं और मैं यार बनवाता हूँ, कारीगरों को बुला के हम बनवाते हैं। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? 30-40 साल हो गए हमें बनाते हुए यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर। देखिए, कल जो 2 अक्टूबर को दशहरा का त्यौहार है, दशहरा उत्सव है, वो बड़ी धूमधाम के साथ थीम पार्क में मनाया जा रहा है। और 65 फुट का रावण है और 60 फुट का कुंभकर्ण और 55 फुट का मेघनाथ। ये तीनों पुतले जो है वहाँ दहन किए जाएंगे। भगवान श्री राम अपने हाथों से वो दहन करेंगे। इस बार रिमोट के बटन से जो रावण का जो है रिमोट से बटन से उनका दहन किया जाएगा श्री राम द्वारा, भगवान राम द्वारा। और रंगीन आतिशबाजी जो है शमा खान द्वारा, जो पिछले कई वर्षों से हम दिखाते हैं, इस बार भी रंगीन आतिशबाजी है। और लंका भी होगी, इस बार सोने की लंका भी बनाई है, उसके अंदर भी आतिशबाजी होगी। वो लंका दहन जो है हनुमान जी करेंगे। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। गुरुग्राम के सेक्टर आपको बता दें 69 में नगर निगम ने कांग्रेस नेता राजेश यादव की करोड़ों की बिल्डिंग को अतिक्रमण के आरोप में जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट RS
बाठ की अगुवाई में हुई है, जिसमें भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान राजेश यादव और आरएस बाठ के बीच तीखी बहस हुई। राजेश यादव ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भाजपा नेताओं के इशारे पर की गई, जबकि आरएस बाठ ने इसे जनता के हित में बताया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर कांग्रेस नेता को हिरासत में लिया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया। 69 में ये निगम की कार्रवाई है। निगम की कार्रवाई में मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया। उस ड्यूटी मजिस्ट्रेट के मेन रोल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े ना, और कोई भी जो कार्रवाई है उसको अंजाम तक पहुंचाए। उसके लिए आज मुझे लगाया और आज हम कार्रवाई उसकी पूरी कर रहे हैं। किसकी बिल्डिंग है सर ये जिसको तोड़ा जा रहा है? किसी की भी हो, किसी ना किसी ओनर की होएगी जिसने अवैध कर रखा है, जो माफिया चलवाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले दीपावली मेले का कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधिवत उद्घाटन करेंगे। मेले को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा टूरिज्म के एमडी डॉक्टर सालिन आईएएस ने हवन पूजन कर मेले की तैयारियों का जायजा लिया है। मेले के नोडल अधिकारी हरविंदर यादव ने इसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि दीपावली मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हरियाणा टूरिज्म का प्रयास है कि इस मेले को भी सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की तरह ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 2 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मेले में आए दिन सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस बार मेले में 474 स्टॉल लगाई जाएंगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेले का आनंद लेने पहुंचे। आपके यहाँ पे बाजार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि ज्ञात है, यहाँ पे 2 तारीख से 7 तारीख तक दिवाली का सूरजकुंड दिवाली मेले का ये इसका दूसरा एडिशन है। 2023 में हमने इसका पहले आयोजन किया गया था, इस बार ये दूसरा एडिशन है और इसमें हमने बहुत जोर शोर से तैयारी की है। आगंतुकों के लिए यहाँ पे सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम किया गया है और उनकी पसंद को देखते हुए पूरे मेले को 9 विभागों में बांटा गया है, 9 जोन दिए गए हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। फरीदाबाद पुलिस ने नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 66 अभियोगों में जब्त, आपको बता दें 23.048 किलोग्राम गांजा, 7.036 ग्राम हीरोइन और 167 नशीले इंजेक्शन को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी द्वारा तिगांव रोड स्थित गोल्डन ईगल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में संपन्न हुई है। कार्रवाई के दौरान गवाहों की मौजूदगी में फोटोग्राफी कराई गई और समाज के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। पुलिस आयुक्त ने युवाओं को नशे से दूर रहने और समाज कल्याण में योगदान देने की अपील की। कुरुक्षेत्र के स्काइट कॉलेज के पास 27 सितंबर की रात चाकुओं से गोद कर की गई युवक प्रिंस की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम के प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनीष, राजन, अनवर और 2 नाबालिगों के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल, चाकू और लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि सेक्टर 17 की एक युवती से दोस्ती को लेकर मनीष और मृतक प्रिंस के भाई पारस में पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते मनीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी मनीष ने पहले पारस की रेकी की और फिर मौका पाकर हमला कर दिया। जैसा कि 27 सितंबर को स्काइट कॉलेज के पास चाकुओं से गोदकर एक लड़के प्रिंस की हत्या कर दी गई थी और उसके भाई जिसका नाम पारस है उसको भी चोटें मारी गई थी। ये दोनों लड़के जो मृतक है प्रिंस और पारस, ये शादीपुर शहीदा से बिलोंग करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमृतसर पुलिस ने एक गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए नार्को नेटवर्क का पर्दाफाश किया। थाना छावनी में दर्ज एफआईआर संख्या 201/25 के तहत पुलिस ने 3.03 किलोग्राम हेरोइन, 2 मोटरसाइकिलें और 1000 ड्रग्स मनी के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में नवप्रीत सिंह, लवप्रीत सिंह, गुरलाल सिंह, मनप्रीत सिंह उर्फ करण और सचिन प्रीत सिंह शामिल हैं। सचिन प्रीत सिंह इस नेटवर्क को जेल से संचालित कर रहा था। पुलिस ने गोइंदवाल जेल से उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। साडे मानयोग सीएम साहब ਜਿਹੜੇ युद्ध नशा विरुद्ध कैंपेन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋ ਮੋਡਿਊਲ ਬਸ ਕੀਤਾ
ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਡਰੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ, ਔਰ 3 ਕਿਲੋ ਤੇ 32 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਚਿਨਪ੍ਰੀਤ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਚਿਨਪ੍ਰੀਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨਵ जो कि ਝਬਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान के झालावाड़ जिले के नागेश्वर उन्हेल गांव में एक किराने की दुकान से बच्चों द्वारा खरीदे गए बिस्किट पैकेट में गुब्बारे निकले जिन पर पाकिस्तानी झंडा तथा उर्दू में 14 अगस्त जश्न आज़ादी लिखा हुआ मिला। धीरे धीरे घटना की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली, जिसके बाद उन्हेल थाने पर शिकायत हुई। उन्हेल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बिस्किट विक्रेता से पूछताछ की तो होलसेल में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अलोट निवासी दिलीप कमरिया व्यापारी से खरीदना बताया। इसके बाद राजस्थान की उन्हेल पुलिस देर रात्रि अलोट पहुंची एवं व्यापारी दिलीप कमरिया को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा सघन पूछताछ की जा रही है। आखिर वह कौन षड्यंत्रकारी है जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। ये राजस्थान पुलिस ने गुब्बारे बरामद किए थे जिसमें पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ था और 14 अगस्त उसमें लिखा हुआ था। फिर जब वो इन्वेस्टिगेशन आगे उन्होंने बढ़ाया इसमें FIR करके, तो उनको ज्ञात हुआ कि आलोट के एक व्यापारी यहाँ से उसको लिया। फिर वो उन्होंने हमसे संपर्क किया जिस पर हमने उनको मदद किया है। FIR हो गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है और हमसे जो भी हेल्प राजस्थान पुलिस ले रही है हम उनको दे रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रतलाम से, जहां पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जावरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 292.160 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 2,92,000 रुपये की गई है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व नगर पुलिस अधीक्षक जावरा युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित की गई टीम द्वारा की गई है। सूचना के आधार पर होटल प्रेसिडेंट के सामने महू नीमच 4 लेन रोड जावरा पर नाकेबंदी कर यह कार्रवाई की गई। कल थाना जावरा औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा एक बेहतरीन सूचना मुखबिर की प्राप्त हुई। उसमें प्रेसिडेंट होटल के सामने जावरा में नाकाबंदी करके एक सफ़ेद रंग की हुंडई कंपनी की अल्केज़र कार को रोका गया, जिसका नंबर GJ01WD 0502 था। इसके अंदर एक फर्जी नंबर प्लेट और पाई गई। जब उसकी तलाशी ली गई तो कार के अंदर 292 किलो 160 ग्राम डोडा चूरा अवैध मादक पदार्थ, कीमती करीब 3 लाख रुपए का 2 फर्जी नंबर प्लेट पुलिस को मिली, जो पुलिस के द्वारा जब्त करके आरोपी राकेश कुमार खावा बिश्नोई जाति का है ये और जांबा जिला फलोदी राजस्थान का रहने वाला है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। मंदसौर में एक हिंदू नेता के बयान के बाद सोशल मीडिया पर विवाद गहराता जा रहा है। बयान में मुस्लिम समाज पर आरोप लगाया गया है कि वे रात्रि 2:30 बजे आई लव मोहम्मद के बैनर लगा रहे हैं। इस पर शहर काजी आसिफुल्ला खान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोहम्मद साहब का नाम मोहब्बत और अमल का प्रतीक है और बैनर लगाना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत धार्मिक भावना बताया और कहा कि इस पर टिप्पणी करना अनुचित है। वहीं हिंदू नेता संतोष शर्मा ने कहा कि शहर काजी पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे बयान मध्य प्रदेश को तोड़ने का काम करते हैं, जबकि धार्मिक नेताओं को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, किसी को कोई भी अगर बैनर लगाता है और अपने मस्जिद के बाहर लगाता है या अपने एरिया में लगाता है तो इसमें उनका बयान सरासर गलत है कि कोई जो बैनर लगाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में ये बैनर लग रहे हैं और ये ट्रेंड चल रहा है, तो जाहिर है कि ये बैनर किसी की आस्था या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनका बैनर भी लगाते हैं और दिल से एक्सेप्ट भी करते हैं। देखिए, सभी को, पूरे देशवासियों को, विश्ववासियों को आज राम
नवमी है, दुर्गा नवमी की पूजा हम सब कर रहे हैं। अष्टमी भी है, नवमी भी और दशहरा भी शुरू होने वाला है। सबको शुभकामनाएं और सबको बधाइयाँ, और विधर्मियों को भी मेरी ओर से इन पवित्र त्योहारों की बधाइयाँ। सब लोगों की भक्ति आप सब लोगों की शक्ति का ही प्रताप है। देखिए, नवरात्रि हमारा त्योहार चल रहा है, लेकिन जो विधर्मी हैं, जो लोग सनातन को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के हर जिलों में सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में आयोजित होने वाले सहकारिता मेले को लेकर सहकारिता से हस्तशिल्प संरक्षण थीम पर आधारित 7 दिन सहकारी मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। इस मेले में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अलग अलग दिनों में प्रतिभाग करेंगे। प्रशिक्षण, प्राकृतिक खेती संगोष्ठी, स्थानीय कला, ऊनी उत्पाद, जैविक खेती, महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन। और इसका जो मेले का जो वासियों से अनुरोध करूंगा कि इस मेले में पहुंचकर मेले का आनंद लें और जो भी उत्पाद वहाँ पर है। सर आपको अवगत कराना चाहूँगा, अल्मोड़ा राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में, सहकारिता विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आदरणीय हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में और सहकारिता विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सहकारिता की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए और स्थानीय उत्पादों की को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश के जिला जनपदों में सहकारी मेले का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े को सफल बनाने के लिए बागेश्वर जिले की जिला पंचायत की अध्यक्ष शोभा आर्य और अपर मुख्य अधिकारी अनिल जोशी द्वारा बागेश्वर जिले अंतर्गत तीनों ब्लॉकों में आने वाली ग्रामीण बाजार रीमा, गागरीगोल, कांडा, सामा, काफली गेर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार ये कार्यक्रम बागेश्वर जिले में बड़े स्तर पर जिला पंचायत के स्तर पर चलाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा 2025 में जिला पंचायत द्वारा जिले की ग्रामीण बाजारों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कौसानी, देवनाई, डंगोली, सामा, कांडा, रीमा, गागरीगोल ये स्थल चयनित किए गए। 26 तारीख को हमने जो है गागरीगोल में सामूहिक स्वच्छता अभियान भी चलाया था। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय और जो आम जन थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उनके द्वारा भी इसमें जो है प्रतिभाग किया गया था। और जो हमारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलने वाला है। और उसके संबंध में आप सबको जानकारी होगी क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है। पूरे मेरा तो बागेश्वर जनपद आता है और हम लोगों ने सबसे पहले सेवा पखवाड़ा का अभियान चलाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के महिला अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मजदूर की गर्भवती पत्नी भर्ती करने से इनकार कर दिया गया अस्पताल के द्वारा, जिसके बाद उसने अस्पताल परिसर में फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने महिला को बाहर निकालते हुए कहा, यहाँ डिलीवरी नहीं होगी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला दर्द से कराह रही है और अस्पताल स्टाफ मूकदर्शक बना खड़ा है। आशा वर्कर ने आरोप लगाया कि स्टाफ ने न कोई मदद की, न ही सफाई की जिम्मेदारी ली। वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने की भी कोशिश की गई। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सीएमओ आरके सिंह ने इसे आशा वर्कर की साजिश बताया और कहा कि महिला को रात में एडमिट किया गया था। डिलीवरी अस्पताल में हुई है। पूरे मामले की जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। पहले भी था, लेकिन हमारे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे लोग नहीं थे जैसे रात इनके साथ शुरू हुआ है। हेलो
खाता था, कैसे लेके आए, सब कोई के खाता था। मेरे बाहर निकाल दिया, दीवार का लगे बैठ गई तो मैं नहीं देखा। आशा दीदी देखी, मैं अंदर जाके बैठे थे। वो तो बाद में यहाँ बाहर में मेरे बहू बैठी थी तो मेरे पता चला जी, तो यहाँ बैठ के मैं एकदम मुंह लाल हो गई। इतना ज्यादा दर्द था जो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द था। तो फिर हम लोग उठा कर ले गया उसी बिस्तर पर। मैंने महिला चिकित्सालय से पता किया है और इसको मैं लिखित रूप से मंगवा भी रहा हूँ। इसमें मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जो महिला थी वो 9:30 बजे के आसपास लगभग आई थी और उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी। तो ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता में थोड़ा सा संदेह नजर आता है। नहीं, कोई भी ऐसी सूचना अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, उसमें ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। 100% कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को मैंने भेजा हुआ है और इसकी रिपोर्ट मंगाने के लिए लिखित रूप से इनकी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई की जाएगी। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में दशहरा और दिवाली से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पैदल गश्त कर बाजारों से अतिक्रमण हटाया और संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने बिना नंबर और संदिग्ध 10 मोटरसाइकिल सीज की, साथ ही 30 चालान काटकर वैधानिक कार्रवाई भी की। पैदल मार्च के दौरान उत्पाती युवकों और अवैध पार्किंग पर भी सख्त कार्रवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे जनपद में चेकिंग अभियान जारी रहा। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि त्योहारों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार में लैंसडाउन डिवीजन से सटे बिजनौर जनपद के आपको बता दें अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के शिकार के बाद से पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसी हाई अलर्ट को देखते हुए लैंसडाउन डिवीजन और कालागढ़ टाइगर रिजर्व ने अपनी QRT को एक्टिव करते हुए संवेदनशील स्थानों पर नजर रखने के साथ ही छापेमारी के आदेश दिए हैं। लैंसडाउन डिवीजन के DFO जीवन मोहन के अनुसार अंतर्राज्यीय बॉर्डर होने के कारण दोनों डिवीजनों की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। QRT टीम जो कालागढ़ से बनाई गई है उसको हम कैसे दोनों डिवीजन में काम करें और दोनों डिवीजन में किस तरह से एक कालागढ़ और लैंसडाउन उनमें कैसे एक संगतता मिले और हम इस मैटर को कैसे सॉल्व करें, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।